Hello students, good evening to all of you. मैं नीरज कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है महासागरीय जल का तापमान, टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। देखिए, जिस तरह स्थल पर तापमान पाया जाता है उस तरह समुद्रों पर भी तापमान पाया जाता है, उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उसके महत्व के बारे में। महासागरीय जल के तापमान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन वाटर टेम्परेचर। तापमान महासागरीय जल का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है तथा महासागरीय जल के तापमान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। जिस तरह महाद्वीप पर सूर्य का प्रकाश आता है उस तरह महासागरों पर भी यानी कि जल पर भी सूर्य का प्रकाश आता है, लेकिन अंतर यह है कि महाद्वीप जल्दी गर्म हो जाते हैं जबकि महासागर जो है देर से गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि जो जल है वो पैरेंटल होता है, पारदर्शी होता है। उसकी जो किरणें आती हैं, जो तापमान ऊर्जा आती है, उसको अंदर तक अवशोषित कर लेता है। तो समुद्र का जल सौर विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म होता है। तापमान में अंतर के कारण महासागरीय जल में संचरण होता है, जिससे समुद्री लहरें तथा धाराएं चलती हैं और जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। समस्त महासागरों का औसत वार्षिक तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस या 63 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है भाई, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि समस्त महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना है, 17.2 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। तथा महासागरीय सतह का औसत तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो महासागरों का औसत तापमान है 17.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि महासागरों केवल सतह है, ऊपर का जो सतह है केवल उसकी बात कर रहा है, तो वह है औसत 26.7 डिग्री सेल्सियस। उत्तरी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस तथा दक्षिणी गोलार्ध का तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस होता है। महासागरीय जल का तापमान अगस्त में सर्वाधिक एवं फरवरी में न्यूनतम होता है। सागरीय जल का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे, ठीक है, यानी कि जो जल है उसका तापमान अधिकतम कब होता है 2 बजे और न्यूनतम कब होता है सुबह के 5 बजे। तो महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, अर्थात मात्र 1 डिग्री सेल्सियस होता है। जो अंतर होता है, जो वेरिएशन आता है तापमान में कम ज्यादा का केवल 1 डिग्री के आसपास ही रहता है। क्रूमेल के अनुसार महासागरों पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पाया जाता है। एक क्रूमेल एक भूगोलवेत्ता है, उसने बताया कि महासागरों में जो सबसे ज़्यादा तापमान किस क्षेत्र में पाया जाएगा, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास। प्रशांत महासागर की सतह का तापमान अन्य सभी महासागरों में अधिक अर्थात 19.1 डिग्री सेल्सियस होता है। हिंद महासागर का तापमान 17.03 डिग्री सेल्सियस होता है। अटलांटिक महासागर का तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की किरणें सागर के अंदर 200 मीटर की गहराई तक ही प्रवेश कर सकती हैं। देखिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सूर्य किरणें जल में कितनी गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं, तो कितनी है, केवल 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं। अब है तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। महासागरीय जल का तापमान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होता जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर तिरछी होती जाती हैं।
देखिए आपको पता है भाई कि जो सूर्य किरणें हैं विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं वर्ष भर, इसलिए वहाँ पे तापमान सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं सूर्य किरणें तिरछी होती जाती हैं और उसके साथ साथ तापमान भी कम होता जाता है। ठीक है, और इसी कारण जो है सूर्य तप की मात्रा भी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम बढ़ते हैं तो तापमान में गिरावट आती है और यह गिरावट 0.5 डिग्री सेल्सियस प्रति अक्षांश की आती है, यानी कि प्रत्येक अक्षांश पर आधा डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता चला जाता है। नेक्स्ट है जल एवं स्थल के वितरण में असमानता। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता एवं दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता के कारण तापमान के वितरण में भिन्नता पाई जाती है। गर्म स्थलीय भाग के संपर्क के कारण महासागरीय भाग अधिक ताप प्राप्त करता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रचलित पवनें, प्रीवेलिंग विंड्स। हवाओं की दिशाएं सागरीय सतह के तापमान को पर्याप्त प्रभावित करती हैं। अनुतटीय पवनों यानी कि ऑन शोर विंड अर्थात जो सागर से तट की ओर चलने वाली पवनें हैं उन्हें अनुतटीय यानी कि अनुकरण करना, तट का यानी तट के अनुसार तट की ओर चलना, उसे कहते हैं अनुतटीय पवनें या ऑन शोर विंड से प्रभावित महासागरीय जल के सतह का तापमान अधिक तथा अपतटीय पवनों अर्थात ऑफशोर विंड जो तट से सागर की ओर चलती हैं से प्रभावित सागरीय जल का तापमान कम होता है। महासागरीय धाराएं। गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी धाराएं गर्म सागरीय क्षेत्रों के तापमान को घटा देती हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम जो विषुवत रेखा के आसपास अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होती है, यह मैक्सिको की खाड़ी से आगे बढ़ते हुए यूरोप तक जाती है, पश्चिम यूरोप तक जाती है। तो वो बता रहा कि गल्फ स्ट्रीम गर्म जो जलधारा है कहाँ पे उत्पन्न होती है, विषुवत रेखा के आसपास। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट यानी कि जो आपका यूएसए है उसके पूर्वी तट को तथा फिर उसके बाद यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है। यही कारण है कि जिन अक्षांशों में कनाडा के बंदरगाह जम जाते हैं उन अक्षांशों में यूरोप के जो पश्चिमी बंदरगाह हैं वो वर्ष भर जलयान के यातायात के लिए खुले रहते हैं। तो ये बता रहा है कि जबकि लेब्राडोर जो ठंडी जलधारा है उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के तापमान को कम कर देती है। लेब्राडोर की धारा जो है कनाडा के पूर्वी तट पर बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है पर आपका अन्य कारक, अदर फैक्टर्स। महासागरों की ऊपरी सतह के तापमान पर पृथ्वी के परिभ्रमण, जल और स्थल के असमान वितरण एवं ऋतु परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। समुद्री सतह के तापमान में भिन्नता कई स्थानीय कारणों से भी पाई जाती है। मेघाच्छन्नता, तूफान, लवणता, चक्रवात आदि भी समुद्री सतह के तापमान को प्रभावित करते हैं। मेघाच्छन्नता यानी कि जहाँ भाई अगर मेघाच्छन्नता बादल छाए रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे सूर्य तप नहीं पहुँच पाएगा, तो उससे क्या होगा, तापमान कम रहेगा। तूफान यानी कि जो हवा चलती है वो भी तापमान को कम करती है। लवणता और चक्रवात ये सब क्या है, ये भी तापमान को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तापमान का ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। समुद्र में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है क्योंकि सूर्य की किरणें समुद्र के अंदर 200 मीटर की गहराई तक ही प्रवेश कर सकती हैं। वास्तव में सूर्य किरणें 20 मीटर की गहराई तक सागरीय जल को गर्म करने में अधिक प्रभावी होती हैं। देखिए वैसे तो सूर्य किरणें
कितने मीटर तक प्रवेश कर सकती हैं? 200 मीटर तक। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं जल को, या सबसे ज़्यादा जो गर्म करती हैं, वो केवल 20 मीटर की गहराई तक ही गर्म करती हैं ज़्यादा मात्रा में। तो प्रत्येक स्थान पर तापमान में गहराई के साथ गिरावट समान नहीं होती है, यानी कि जो तापमान में जो गिरावट आती है वह प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होती है। 2000 मीटर की गहराई तक तापमान में गिरावट तीव्र गति से होती है। देखिए जो सविंदर सिंह की बुक है भाई, उसमें जो गिरावट है उसने 2000 मीटर गहराई तक बताई है, जबकि एनसीईआरटी में यह तापमान में जो तीव्र गिरावट आती है यह उसने बताई है एनसीईआरटी ने 200 मीटर गहराई तक। ये याद रखना। समुद्रों में तापमान के लंबवत वितरण पर समुद्री धाराओं, जल के घनत्व और समुद्र की तली की रचना आदि बातों का प्रभाव पड़ता है। लंबवत रूप में तापमान की दृष्टि से महासागरीय जल को 3 परतों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है आपका ऊपरी परत, अपर लेयर। ऊपरी परत महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत है। यह 500 मीटर की गहराई तक पाई जाती है, यानी कि जो ऊपरी परत है वो सबसे ऊपर पाई जाएगी और कितनी गहराई तक? केवल 500 मीटर गहराई तक पाई जाती है। इसका जो औसत तापमान है वह 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह परत विषुवत रेखीय प्रदेश में तो वर्ष भर पाई जाती है, लेकिन मध्य अक्षांशों में यह केवल ग्रीष्म काल में ही विकसित होती है। नेक्स्ट है फिर आपका ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन। ताप प्रवणता क्या होती है? कि दो क्षेत्रों में तापमान के परिवर्तन अंतर को ही ताप प्रवणता कहते हैं। ताप प्रवणता परत या थर्मोक्लाइन परत। दूसरी परत जिसे ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन परत कहा जाता है, पहली परत के नीचे स्थित होती है और इसमें गहराई के साथ तापमान में तीव्र गिरावट होती है। ठीक है भाई। और यह 300 से 3000 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। देखिए भाई, आपके एक तो थर्मोक्लाइन परत हो गई, एक पाइक्नोक्लाइन परत है और एक है एक परत हो रहा है भाई, याद नहीं आ रही, चलो खैर बाद में बताएंगे, बता देंगे। ये तीनों ही परत संयोगवश 300 से 3000 मीटर की गहराई तक ही पाई जाती हैं। इन्हें कह सकते हैं हम कि ये यहाँ पे तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है, घनत्व में तेजी से परिवर्तन होता है। एक परत आपकी हेलोक्लाइन परत। ठीक है। तो तापमान, जिसमें तापमान प्रवणता, उसमें तो तापमान में परिवर्तन होगा। हेलोक्लाइन की परत है, हेलोक्लाइन में तो लवणता में परिवर्तन होगा और पाइक्नोक्लाइन में घनत्व में अंतर आता है। तो ये तीनों ही लेयर एक ही गहराई में पाई जाती है लगभग, और ये कह सकते हैं कि संक्रमण परत है ये। ठीक है। जहाँ दो क्षेत्रों के गुण पाए जाते हैं उसे संक्रमण परत कहते हैं। नेक्स्ट है फिर आपकी निचली परत। इस परत का विस्तार 1000 मीटर से महासागरीय तलित, ठीक है, ओशियन बॉटम तक होता है। यह परत सर्वाधिक ठंडी एवं घनत्व की दृष्टि से भारी होती है। इस परत में सभी अक्षांशों पर लगभग एक समान तापमान पाया जाता है। महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण। सामान्यतः विषुवत रेखा पर महासागरीय सतह का तापमान
26.7 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। ये भाई ये याद रखना कि जो विषुवत रेखा पर महासागरीय सतह का तापमान है वो भी 26.7 डिग्री सेल्सियस है, और जो महासागरों की सतह है, जो ऊपरी सतह है, उस पर भी जो औसत तापमान है वो भी 26.7 डिग्री सेल्सियस ही अंकित किया जाता है। दोनों सेम ही है। जबकि ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में गिरावट आती है। तापमान में यह गिरावट विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेल्सियस की आती है। औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुवों के पास 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा तापमान अधिक पाया जाता है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक पाया जाता है महासागरों में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान कम पाया जाता है अपेक्षाकृत। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों का तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। संपूर्ण महासागरों के जल का औसत वार्षिक तापमान लगभग 17.2 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तो ये था भाई आज का टॉपिक आपका महासागरों का तापमान, उसका महत्व और उसका वितरण और उसको प्रभावित करने वाले कारक। आई होप ये इसके पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।